मॉनसून का 8वां स्पेल वक्फे से जारी। रात और सुबह में होने वाली बारिश ने फैसलाबाद को पानी पानी कर दिया। शहर की अहम तरीन सड़कें पानी में डूब गईं। शेखुपुरा रोड, सरगोदा रोड, GTS चौक, मिल्लत चौक, इकबाल स्टेडियम और मुल्हिका इलाके पानी में डूब गए। नकासियाब ना होने से पानी में गुम हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई घंटे से पानी नहीं निकाला जा सका। मुतअद्दिद इलाकों में 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। इलामा इकबाल कॉलोनी में सबसे ज्यादा 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलाम मोहम्मदाबाद में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डोगर बस्ती में बारिश 72 मिलीमीटर। जेल रोड पर 71 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई भी की गई है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। रात और सुबह में होने वाली बारिश ने फैसलाबाद को पानी पानी कर दिया है। शहर की अहम तरीन सड़कें पानी में डूब गई हैं। शेखुपुरा रोड, सरगोदा रोड, GTS चौक, मिल्लत चौक, इकबाल स्टेडियम और मुल्हिका इलाके पानी में डूब गए। नकासियाब ना होने से पानी में गुम हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई घंटे गुजर गए मगर पानी की निकासी ना हो सके। फैसलाबाद से हमारे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे मिल्लत रोड पे हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है उमरान शाह। पाकिस्तान चौक से मरियम रजा हमें ज्वाइन करेंगे और सरगोदा रोड से फसी नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे उमर रांझा जो इस वक्त मिल्लत रोड पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है वहां की। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रात के और सुबह होने वाली बारिश के बाद फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिल्लत चौक में, जो कि चौक मुकम्मल तौर पर जो है वो बारिशी पानी में डूब चुका है। कई घंटे जो है वो गुजर चुके हैं मगर बारिशी पानी जो है वो उसका यहाँ से सदेबाब नहीं किया जा सका और गुजरते हुए शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना। लोगों की गाड़ियाँ जो है वो पानी में गुजरते हुए बंद हो रही हैं और कुछ मुतबादल रास्ता जो है वो इख्तियार करने पर मजबूर है। मुकम्मल तौर पर मिल्लत चौक के रोड जो है वो पानी में डूब चुके हैं। यहाँ से गुजरना जो है वो मुहाल होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मोहित अगर आपको दिखाए तो ताहद्दे निगाह जो है वो आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ से गुजरते हुए गाड़ियों, रिक्शे हो, बाइक्स हो, उनका गुजरना जो है वो महाल हो चुका है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी इससे मुतासर होती दिखाई दे रही है और मुतअद्दिद लोग, शहरी जो है वो मजबूरन यहाँ पर मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर है। मगर कई घंटे बारिश थमे को हो चुके हैं मगर अभी तक जो है वो यहाँ से निकासी आपको यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिसके बाद शहरियों की जानब से भी शदीद रद्द अमल का इज़हार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पानी का जल्द से जल्द सदेबाब किया जाए ताकि गुजरने वाले शहरी जो है वो उनकी मुश्किलात जो है वो कम की जाए। जी मिल्लत रोड से उमरान शाह हमें आगाह कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मॉनसून का 8वां स्पेल वक्फे से जारी है। रात और सुबह में होने वाली बारिश ने फैसलाबाद को पानी पानी कर दिया है। शहर की अहम तरीन सड़कें पानी में डूब गई हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई घंटे गुजर गए मगर पानी की निकासी ना की जा सकी। वासा की जानिब से मुतअद्दिद इलाकों में 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इलामा इकबाल कॉलोनी में सबसे ज्यादा 77 मिलीमीटर बारिश हुई जबकि गुलाम मोहम्मदाबाद में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डोगर बस्ती में बारिश 72 मिलीमीटर, जेल रोड पर 71 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की भी पेशगोई की गई है। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद के पाकिस्तान चौक में बारिश के बाद हर तरफ पानी जमा हो गया। इस बारे में मजीद बात करेंगे मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां की। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में चंद मिनटों की बारिश ने जो है शहर फैसलाबाद की अहम शहराओं को हर तरफ पानी ही पानी कर दिया है। जहां पे नकासी आपका भी कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ना ही वासा इस तरफ आता दिखाई देता है। इस वक्त भी हम गुलाम मोहम्मदाबाद पाकिस्तान चौक के अंदर मौजूद हैं जहां की ये सूरत हाल है कि सुबह के औकात में तो इस कदर पानी था कि यहाँ से गुजरने वाली बाइक और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल जो थी वो बंद हो रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरता गया तो उसके अंदर कुछ कमी तो जरूर आई है, लेकिन ग्रीन बेल्ट और सड़क में क्या फर्क नजर आ सकता है ये बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि अगर यहाँ से इस सड़क पर से गुजरने वाली जो हैवी ट्रैफिक है, अगर किसी भी तेज ट्रैफिक की वजह से या गाड़ी आगे पीछे करने की वजह से ग्रीन बेल्ट में गाड़ी या मोटरसाइकिल जा गिरती है तो उस शहरी का क्या हशर होगा यहाँ पर। ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त अफसोसनाक है क्योंकि यहाँ पर पानी की निकासी जो है वो किसी किस्म की भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तान चौक है बल्कि मुतअद्दिद ऐसे ही इलाके फैसलाबाद के अहम मेन रोड हैं जहाँ पर पानी की निकासी जो है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से
شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ واسا کی جانب سے کہا تو جاتا ہے کہ یہاں سے پانی کی نکاسی کی جائے گی، لیکن نہیں کی جاتی. اور یہاں پاکستان چوک کے اندر بھی یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ لوگوں کی موٹر سائیکلز، بائک جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، اور نہ تو گرین بیلٹ میں پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے اور نہ ہی سڑک پر پانی کی نکاسی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی پاکستان چوک سے مریم رضا ہمیں آگاہ کر رہی تھی صورتحال کے حوالے سے. آگے بڑھیں گے اور رخ کریں گے سرگودا روڈ کا، جہاں پر ہمارے نمائندے فصیح نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فصیح، بتائیے گا سرگودا روڈ کی کیا صورتحال ہے، نکاسی آپ کے حوالے سے بتائیے گا ذرا. جی بالکل، شہر فیصل آباد میں چند گھنٹے کی بارش کے بعد ہی شہر فیصل آباد کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ اس وقت زیر آب آ چکے ہیں. اگر بات کی جائے سرگودا روڈ سے ملحقہ علاقے جو ہیں وہ اس وقت زیر آب آ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ کالونی 1 اور پیپلز کالونی 2 جو ہے اس کے علاقے بھی جو ہے وہ زیر آب ہیں. اور اس وقت ہم سرگودا روڈ پر موجود ہے. یہاں پر میرا کیمرہ مین ملک عرفان اگر آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جہاں تک نگاہ جا رہی آپ کو پانی ہی دکھائی دے رہا ہے. اور یہ شہر فیصل آباد کا وہ علاقہ ہے جہاں پر رہائشی آبادیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیوی ٹریفک بھی گزرتی ہے. اور میرے بالکل ہی بائنی جانب جو ہے وہ مسلم ٹاؤن کی مکمل ایک پوری آبادی قائم ہے. اور یہاں پر اس وقت جو ہے وہ گزرنا ایک امتحان کے برابر ہے. یہاں پر جو کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو واسا کی ٹیمیں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ہیں. شہریوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے چند روز جو ہیں وہ بھی بارش کے اسپیل کے بتائے گئے ہیں. تو ان حالات کے اندر ابھی تک بارش کا پانی موجود ہے. کموں پہ 6 گھنٹے سے زائد کا وقت ہونے کو ہے جو بارش ہونے کو ہے، اور اب تک جو ہے وہ یہاں پر کسی بھی قسم کا نکاسی آپ کا جو ہے وہ سسٹم لانچ نہیں کیا گیا ہے. واسا کی جانب سے یہاں پر کسی بھی قسم کی ٹیمیں نہیں لگائی گئی ہیں، اور یہاں پر جو ہے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. جی بالکل، چند گھنٹوں کی بارش سے یہاں پر فیصل آباد پانی میں ڈوب چکا ہے. متعدد اہم شاہراہیں پانی میں ڈوب چکی ہیں. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور واسا سے بھی مناسب پانی کی نکاسی کے حوالے سے انتظامات نہیں کیے گئے ابھی تک. فیصل آباد کے اہم شاہراہوں ملت روڈ سے عمران جھا، پاکستان چوک سے مریم رضا، سرگودا روڈ سے فصیح نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں فیصل آباد میں غلام محمد آباد کے پاکستان چوک میں بارش کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی ہے. شہر کی اہم شاہراہ بارشی پانی میں ڈوب چکی ہے. اپنے ناظرین کو آگاہ کریں، یہاں پر ہم مونسون کا 8-5 سپیل وقفے سے جاری رات اور صبح میں ہونے والی بارش نے فیصل آباد کو پانی کر دیا ہے. شہر کی اہم ترین سڑکیں پانی میں ڈوب چکی ہیں. شیخوپورہ روڈ، سرگودا روڈ، جی ٹی ایس چوک، ملا چوک، اقبال سٹیڈیم اور ملحقہ علاقے پانی میں ڈوب چکے ہیں. نکاسیاب نہ ہونے سے پانی میں گم ہو گیا. ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. فیصل آباد میں بوڑھا والی گراؤنڈ خستہ حالی کا شکار. ڈگ آؤٹ کی ٹوٹی کرسیاں تاحال مرمت نہ ہو سکیں. کرکٹ نیٹس بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. کھلاڑیوں اور شائقین کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ارسلان دورانی سے. بوڑھا والی گراؤنڈ کی خستہ حالی دور نہیں ہو سکی، اور جو ڈگ آؤٹس ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں. اس کی کرسیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. مختلف جگہوں سے کرسیاں مسنگ ہیں، جبکہ جو کرکٹ نیٹس ہیں ان کی خستہ حالی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. محکمہ کھیل پنجاب کی جانب سے رواں سال جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں مختلف جو اسپورٹ کمپلیکسز ہیں ان پر کام کیا گیا، اور ان کو نئی جو اسکیمیں ان میں بھی شامل کیا گیا، جبکہ جو جاری اسکیمیں ان میں بھی کام شروع کیا گیا. لیکن یہ جو بوڑھا والی گراؤنڈ ہے یہاں پر جو بحالی کا کام ہے وہ شروع نہیں کیا گیا. یہاں پر ایک تو جو سٹینڈنگز ہیں وہ نہیں ہے، دوسرا یہاں پر جو ڈگ آؤٹس بنائے گئے تھے، ڈگ آؤٹس کے لیے کرسیاں جو ہے لگائی گئی تھی وہ خستہ حالی کا شکار ہے. اس کو ڈائریکٹلی کمشنر آفس دیکھتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ارسد راز سے بوڑھا والی گراؤنڈ جو وہ خستہ حالی کا شکار ہے. اور کھلاڑی جو ان کا مطالبہ یہی رہتا ہے کہ یہاں پر ایک تو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے، دوسرا یہاں پر جو ڈگ آؤٹس ہیں کی کرسیاں ہیں ان کو نیا کیا جائے، تھوڑا اس کو اپ گریڈ کیا جائے، اور یہاں پر سٹینڈنگز جو ہیں کم از کم 2 وہ بنائی جائے تاکہ یہاں پر جو تماشائی دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی ان میچز کو انجوائے کر سکیں. بہت شکریہ ارسلان دورانی آگاہ کرنے کے لیے.
دریا کے قریب زمینی کٹاؤ نے احمد سیال کے نواحی علاقوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ یونین کونسل سمندوانہ میں زمینی کٹاؤ، بستی ولی محمد جھنڈیر دریا برد ہونے کا خدشہ، نزدیکی آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں احمد سیال میں دریا کے قریب زمینی کٹاؤ، آبادیوں میں خطرے کی گھنٹی، یوسی سمندوانہ میں زمینی کٹاؤ، بستی ولی محمد دریا برد ہونے کا خدشہ، زمینی کٹاؤ روکنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ تفصیلات جانیں گے اس حوالے سے تنویر حسین سے۔ جی بالکل، احمد سیال کی یونین کونسل مندوانہ میں بستی بہلول والی تو دریا برد ہو چکی ہے دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے، لیکن یہاں پر ایک اور بستی میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، جسے بستی ولی محمد جھنڈیر کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 500 سے بھی زائد گھرانوں پر مشتمل ہے۔ اگر دریا کے اس کٹاؤ کو نہ روکا گیا، یہاں پر سپر بند تعمیر نہ کیا گیا تو یہ بستی بھی صفحہ ہستی سے مٹ سکتی ہے۔ تو اس بستی میں بھی سیلاب کے جو خطرات ہیں، سیلاب کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ پانی اس بستی میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں بھی جب سیلاب آتا رہا ہے تو اس نے بڑے پیمانے پر تباہیاں مچائی ہیں، تو یہ بستی ولی محمد جھنڈیر بھی اس کی زد میں آتی رہی ہے۔ لیکن جس طرح اب یہ دریا کا کٹاؤ جاری ہے اور اس کو روکنے کے لیے مناسب اور خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جا رہے، تو یہ بعید نہیں ہے کہ ایک دن یہ بستی ولی محمد جھنڈیر جو ہے، جس میں بہت زیادہ آبادی ہے، یہ آبادی بھی دریا برد ہو سکتی ہے۔ تو یہاں کے مکینوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ دریا کے اس کٹاؤ کو روکنے کے لیے فوری طور پر انتظامات کیے جائیں، اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ یہاں پر بھی ایک مضبوط سپر بند مزید تحصیل احمد سیال کے جو بڑے بڑے دیہات ہیں ان کو دریا کی نظر ہونے سے بچایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ تنویر آگاہ کرنے کے لیے۔ مہنگائی میں پسے عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، دالوں، چینی، گندم اور آٹے کے بعد گھی بھی مہنگا ہو گیا۔ چنوٹ میں مختلف برانڈ کے گھی کی قیمتوں میں 10 سے 16 روپے کلو تک اضافہ، آئل کی قیمتیں بھی 10 روپے تک بڑھ گئیں۔ شہری پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ مہنگائی نے جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں دالوں، چینی، گندم اور آٹے کے بعد گھی بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ چنوٹ میں مختلف برانڈز کے گھی کی قیمتوں میں 10 سے 16 روپے کلو تک کا اضافہ۔ شہری پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ مہنگائی نے جینا حرام کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے اس حوالے سے بابر منیر سے۔ جی بابر۔ جی چینی کے بعد گھی کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تمام برانڈ کے جو گھی ہیں وہ 10 سے 15 روپے اور کشمیر گھی جو ہے وہ 16 سے 20 روپے تک فی کلو اس میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 530 روپے ریٹ تھا، اب بڑھ کر 550 روپے فی کلو ریٹ جو ہے وہ کشمیر گھی کا ہو گیا۔ اس طرح مختلف برانڈ کے جو گھی ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ شہری موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گھی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے چینی دستیاب نہیں تھی، اس کی قیمتیں بڑھی ہیں سر۔ اب جو ہے گھی کی قیمت اور بڑھا دی ہے۔ خدا کے لیے عوام کا جینا صحیح کریں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ خدا را اس پر نوٹس لیں، خدا را اس پر کریں، چینی میں کم کریں اور یہ گھی کی قیمتیں بھی کم کریں۔ بلوں میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ اخیر ہو گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہے، کدھر مہنگائی کم ہے؟ مہنگائی تو اور زیادہ ہوئی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ہاں بالکل جی، یہ خود بھی بیچارے مارکیٹ میں سائیکل پر مختلف اشیاء بیچتے ہیں۔ غریب آدمی نے کس طرح اپنے گھر کا گزر بسر کرنا ہے وہ غریب بھی بیچارہ جانتا ہے۔ چینی کے بعد گھی کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور چونکہ یہ روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء ہیں تو شہریوں کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ اس پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ غریب آدمی کو کوئی ریلیف دیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایف بی آر نے سیلز ٹیکس گزاروں کو نئے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ 60 دن میں آن لائن پروفائل کا پاسورڈ تبدیل نہ کرنے والے ہزاروں شہریوں کے پاسورڈ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ پروفائل کھلے گی نہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایف بی آر نے ٹیکس گزاروں کو نئے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ 60 دن میں آن لائن پروفائل کا پاسورڈ تبدیل نہ کرنے والے ہزاروں شہریوں کے پاسورڈ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ تفصیلات جانیں گے عمیر عصمت سے۔ جی ایف بی آر کی جانب سے رواں مالی سال کے انکم ٹیکس گوشوارے وصول کیے جا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ٹیکس گزاروں کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال کے دوران پالیسی بنائی تھی کہ ہر ٹیکس گزار کو 60 روز کے اندر اپنا پاسورڈ تبدیل کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر ایف بی آر جو ہے وہ ان کے پروفائل جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور ان کے پروفائل نہیں کھل سکیں گے اور نہ ہی وہ اپنی ریٹرن جمع کروا سکیں گے۔ تو فیصل آباد میں ہزاروں ایسے شہری ہیں جنہوں نے اپنے 60 روز کے دوران پاسورڈ تبدیل نہیں کیے، تو اب ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ لاک ہو چکے ہیں اور ان کے جو پاسورڈز ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اور اب ان کو جو پاسورڈ ہے
वो FBR से रिकवर करवाना होंगे और उसके बाद ही उनके प्रोफाइल खुल सकेंगे और वो अपनी रिटर्न जमा करवा सकेंगे। तो डिवीजन पार्क में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपनी रिटर्न खुद फाइल नहीं करते बल्कि कंसल्टेंट से फाइल करवाते हैं और उनके जो पासवर्ड्स हैं और उनकी ID है उसका तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अफराद या कंसल्टेंट्स के पास ही होता है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पासवर्ड या तब्दील करना प्रोफाइल के अंदर वो मुमकिन नहीं है। तो हज़ारों शहरियों के जो पासवर्ड्स हैं वो मनसूख हो चुके हैं एक्सपायर होने की वजह से। तो अब उनको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए पहले FBR से अपने पासवर्ड रिकवर करवाना होंगे जिसके बाद उनकी रिटर्न जमा हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गोजरा के मोहल्ला तुफैल कॉलोनी का ट्रांसफार्मर कल से खराब, 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। घरों से पीने का पानी तक खत्म हो चुका, मकीनों का पारा हाई हो गया। आए रोज ट्रांसफार्मर खराबी पर सरापा एहतजाज। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज फरहान से। आज मैं इस वक्त मोहल्ला तुफैल कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ के मकीन जो हैं वो बिजली बंद होने की अजियत से दो चार हैं और बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी इनका मसला जो है वो हल नहीं किया जा रहा। और अब जो नौबत एहतजाज तक पहुँच चुकी है, बात भी करते हैं, पूछते भी हैं क्या मसला है जी, किस बात पे एहतजाज किया जा रहा है? कल शाम 6 बजे से बिजली बंद है और कई दफ़ा फ़ोन किया गया है, कई दफ़ा रब्ता किया गया है। पहले तो फ़ोन अटेंड ही नहीं करते, अगर कॉल अटेंड करते हैं तो अभी ठीक हो जाता है। तो अब उन्होंने जो मुलाजिम भेजे थे वो काफ़ी देर लगे भी रहे, नहीं ठीक हुआ। और ये सूरत हाल असल ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये बहुत ही कमज़ोर है और ये ज़्यादा आबादी है जिसको ये कमज़ोर सा ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कई दफ़ा इससे पहले भी ऐसे कई दफ़ा ये ख़राब हो चुका है। तो हमने कई दफ़ा मुतालबा किया है कि यहाँ को अच्छा ट्रांसफार्मर, को हैवी ट्रांसफार्मर रखा जाए, लेकिन इंतज़ामिया हाथ पे हाथ रख कर बैठी हुई है। कल शाम से 6:30 बजे से लेकर आज तक बिजली बंद है। घरों में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सफाई करने के लिए पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। मेरे साथ और की मुतालबा करोगे जी? मुतालबा ये जी कल 6 बजे तकरीबन 5:30 बजे की बंद है लाइट, ठीक है जी। रात को 8:30 बजे भी कंप्लेन की है, रात को 3 बजे भी की है, सुबह भी 2 दफ़ा की है, अभी तक कोई आदमी भी ठीक करने के लिए बिजली नहीं आया। जैसे आपने सुना कि यहाँ के मकीन जो हैं शदीद अजियत में मुब्तला हैं और अफसरान वाला और फैसको के अफसरान से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर बिजली की बहाली भी की जाए। इसके साथ साथ जो ट्रांसफार्मर के इशू है कम वोल्टेज का, उसको भी फौरी तौर पर जो है वो हल किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टोबर डेक्शिंग के इलाके इस्लामपुरा में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए खतरे का बायस बन गई। इलाका वकीलों का बिजली की तारों को मुकर्ररा हद पर पहुंचाने का मुतालबा, कहा कि मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। आपको अब बता रहे हैं यहाँ पर टोबर डेक्शिंग के इलाके इस्लामपुरा में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए खतरे का बायस बन गई हैं। तफसीलात जाने के अहमद नदीम से। बिजली की लटकती तारों से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीनों को यह कहना है कि फेस्को हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज हुई लेकिन कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हो सका है। बिजली की तारें बिल्कुल ज़मीन के करीब जा लगी हैं, जिसके बाद जो है वो शहरी ने जो है वो शदीद तशवीश का इजहार भी किया। आप बताइएगा कि तारें जो है वो लटक रही हैं, बिलाशुबा किसी हादसे का सबब बन सकती हैं। फेस्को हुकाम की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या मुतालबा करेंगे कि इन तारों को जो है वो इनकी मुकर्रर हद तक पहुँचाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये है कि बारहा मरतबा हम इसकी कंप्लेन दर्ज करवा चुके हैं। यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे 4 कोर तारें लगी हुई हैं। 4 कोर मतलब कि कोटेड प्लास्टिक कोटेड है, अब वो भी ओवर डेटेड हो चुकी हैं, उनकी मतलब एक्सपायर हो चुकी हैं। उसके बावजूद वो होता क्या है कि चंद दिन गुजरते हैं, जब भी कुछ लोड पड़ता है उनके ऊपर तो वो जवाब दे जाती हैं, वो आपस में जल जाती हैं। जलने के बाद उनका ऐसा हादसा होता है कि टूट कर ज़मीन पर गिर जाती हैं। चंद दिन पहले मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई थी, उसमें ये हुआ था कि तारें ज़मीन पर पड़ी हुई थी, तो हमें 1 घंटा तक पहरा देना पड़ा था। यहाँ पे मीडिया वाले भी कुछ दोस्त मौजूद थे। ठीक है, फेस्को वाले आते ज़रूर हैं लेकिन आके सिर्फ उनको जोड़ के चले जाते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, वो खंबे के ऊपर बिल्कुल तारें जो है ना वो बिल्कुल नंगी पड़ी हुई हैं। उसके अलावा ये है कि ये तारें जो हैं बिल्कुल नज़दीक पड़ी हुई हैं, बच्चों के हाथ की रेंज में हैं। अगर बच्चे गली में खेलते हैं, अचानक हाथ इनके साथ लग जाता है तो ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। तो ये ऐसे किसी भी हादसे तक पहुंचने से पहले ही ये फेस्को को चाहिए कि इनको तारों को जो है ना वो खंभों के ऊपर कर दें। बिल्कुल जी, शहरियों को ये कहना है कि किसी भी हादसे का जिम्मेदार सिर्फ फेस्को होगा। शहरियों की जानिब से बारहा दरख्वास्तें दी गई लेकिन जो तारें हैं उनको उनकी मुकर्रर हद तक नहीं पहुँचाया गया और ये बिजली की लटकती तारें जो हैं वो शहरियों को जो है वो मौत का पैगाम सुना रही हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
सियासी जमातों के सरबराहान के लिए माली गोशवारे जमा कराना लाजिम हो गया है। इलेक्शन कमीशन की दी गई डेडलाइन में 4 रोज बाकी रह गए। सियासी जमातों के अखराजात और आमदन की तफसीलात 29 अगस्त तक शेयर करना होंगी। आपको बता रहे इलेक्शन कमीशन की दी गई डेडलाइन में 4 रोज बाकी रह गए। सियासी जमातों के अखराजात और आमदन की तफसीलात 29 अगस्त तक शेयर करना होंगी। तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। तो बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो ये एक बार फिर से उनकी सियासी पार्टियों को इन्फॉर्म किया गया है कि 29 अगस्त तक अपना तमाम तर डाटा जितना भी है वो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर कर दे, जिसमें इलेक्शन जितनी भी सियासी पार्टी हिस्सा लेती हैं मुख्तलिफ इंतखाबात में और रजिस्टर्ड हैं, वो पूरे साल में जितनी भी उनकी असासों की तफसीलात है, जितने भी अखराजात हुए हैं, वो सारा डाटा शेयर करेंगे। 29 अगस्त जो है वो आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। उसके बाद सियासी पार्टियों की जो नामजदगी है वो सस्पेंड कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के लिए ज़रूरी है जितनी भी सियासी पार्टियां रजिस्टर्ड रहती हैं तो इलेक्शन कमीशन उन तमाम के जितने भी असासे हैं जो साल के अखराजात हुए हैं या उनकी जितनी भी जायदादें या उनके नाम पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन तमाम का डाटा पब्लिक करती है। तो इस हवाले से पूरे साल में जो भी अखराजात हुए हैं, जो भी आमदन हुई है, लोगों से फ़ंड्स लिए है, तो इसमें कोई ममनुआ फ़ंड इस्तेमाल ना हो। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से बाकायदा तौर पर स्टाम्प लगी होनी चाहिए और ये ऐसा मुकम्मल डाटा चाहिए होता है इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाना। तो ये ज़रूरी होता है। सियासी पार्टियां अगर वो मौजूद रहना चाहती हैं, रजिस्टर्ड रहना चाहती है इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो अपने पूरे साल के अखराजात की तफसीलात, कहीं से ममनुआ जो है वो मवाद नहीं लिया, पार्टी सदर की जो है वो साइनों के साथ, ऐसा तमाम तर डाटा इलेक्शन कमीशन के पास 29 अगस्त तक जमा करवाने की सियासी पार्टियाँ पाबंद होगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नित नई और लशपश करती गाड़ियों के शौकीन फैसलाबादी हो जाएं तैयार। पाक व्हील्स ने गटवाला कमर्शियल हब में कार मेला सजा दिया। खूबसूरत गाड़ियां शौकीन अफराद की तवज्जो की मरकज बन गई हैं। आपको बताने पाक व्हील्स ने गटवाला कमर्शियल हब में कार मेला सजा दिया है। खूबसूरत गाड़ियां शौकीन अफराद की तवज्जो के मरकज, गाड़ियों के शौकीन अफराद के बड़ी तादाद मेले में मौजूद है। इस बारे मजीद बात करेंगे उमर रांझा से। जी उमर। जी बिल्कुल, पाक व्हील्स की जानब से फैसलाबाद में कार मेला जो है वो सजाया गया, जिसमें लोग अपनी गाड़ियां जो है वो उसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इस हवाले से रीजनल सेल्स मैनेजर हमारे साथ मौजूद है। अफराज साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से कि पाक व्हील्स जो है वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के अलावा कौन कौन सी जो है वो यहाँ पर एक छात्र फैसिलिटी दे रहा है? सर बेसिकली पाक व्हील जो है हर 3 माह के बाद जो है वो फैसलाबाद में जो है वो कार मेला का जो है ना इनेकाद करता है और गटवाला में। और चूँकि गटवाला काफ़ी एक मुनक्किद जगह बनाई हुई है पाक व्हील ने, जहाँ पे तमाम जितने भी गाड़ियों के डीलर्स यहाँ इंडिविजुअली अगर कोई आना चाहता है अपनी गाड़ियों को लेके, यहाँ पे हर तरह की गाड़ी अवेलेबल है, बड़ी से लेके छोटी गाड़ी तक। यहाँ पे हैचबैक सब, इसके अलावा दूसरी तमाम तरह की गाड़ियाँ जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिसको भी गाड़ी चाहिए होती है वो यहाँ पे आके जो है वो बड़ी ही मुनासिब कीमत पे जो है वो बार्गेनिंग करके जो है ना वो गाड़ी को सेल और परचेज कर सकता है सर। जी बिल्कुल, बार्गेनिंग के साथ अपनी गाड़ी को सेल और फरोख्त यहाँ पर जो है वो किया जा सकता है। और शरीफ की जानब से बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर गाड़ियों के हमरा मौजूद है और अपनी कोई गाड़ियाँ यहाँ पर खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, जो कि पाक व्हील्स की जानब से एक बड़ा कार मेला जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। जी उमर रांझा में आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे नित नई और लशपश करती गाड़ियों के शौकीन हो जाएं तैयार। पाक व्हील्स ने गटवाला कमर्शियल हब में कार मेला सजा दिया है। खूबसूरत गाड़ियां शौकीन अफराद की तवज्जो की मरकज, गाड़ियों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद मेले में मौजूद है। कोई गाड़ी खरीदने तो कोई बेचने के लिए पहुंच गया। पाक व्हील्स की जानिब से 3 माह बाद कार मेला लगता है। रीजनल सेल्स मैनेजर का ऐसा कहना था, लोग बआसानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।